इंट्रोडक्शन के बाद ये आईपीआर का सेकंड चैप्टर है, दैट इज कंपोनेंट ऑफ आईपीआर। कंपोनेंट कितने टाइप के होते हैं? कॉपीराइट, जीआई टैग्स, मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, पेटेंट, ट्रेडमार्क, उनमें से आज के पढ़ रहे हैं कॉपीराइट, जो कि कैसा है कि नॉन इंडस्ट्रियल एसेट है। ठीक है, नॉन इंडस्ट्रियल क्या है? ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो आज हम ये पढ़ेंगे। कॉपीराइट का दूसरा नेम क्या है? लिटरेरी राइट या ऑथर्स राइट। क्यों कहते हैं इसको लिटरेरी राइट या ऑथर्स राइट? क्योंकि जो टर्म है ना कॉपीराइट, वो किससे कंसर्ट है? कॉपी करने से, कोई कॉपी ना कर ले इस चीज़ का राइट होना, कॉपीराइट ऐसे बना है। तो ये कंसर्न होता है, कंसर्न विद राइट ऑफ क्रिएटर या ऑथर ऑफ लिटरली आर्टिस्टिक वर्क। ठीक है, जो भी काम हो रखा है लिटरली में आ रहा है या फिर वो आर्टिस्टिक वर्क में आ रहा है, उस जिसने वो किया उस ऑथर या उस क्रिएटर को राइट मिलना कि कोई कॉपी ना कर ले। ठीक है, इस राइट के अंदर क्या क्या आता है कि उस ऑथर को क्या एक्सक्लूसिव राइट्स मिलते हैं? उस ऑथर को मिलता है कि कोई भी उसका वर्क पब्लिकेट नहीं कर सकता, पब्लिकेशन नहीं कर सकता, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, अडेप्ट नहीं कर सकता उसके वर्क का। ठीक है, उसके बाद आता है कॉपीराइट की अगर हम स्पेसिफिक डेफिनेशन देखें तो वो क्या है? इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड। ठीक है, ये कॉपीराइट का जो राइट मिलता है ना, ये उसके काम को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है कोई स्पेसिफिक पीरियड तक। वो टर्म भी हम देखेंगे कितना टेन्योर होता है, उस मतलब कितना पीरियड होता है। वो किससे दे रहे प्रोटेक्शन? कि उसका जो वर्क है ना कोई उसको रिप्रोड्यूस ना करे। ये राइट सिर्फ उसी के पास होना चाहिए, पब्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूट, अडेप्टेशन, ये रिप्रोड्यूस करने का राइट सिर्फ क्रिएटर के पास होना चाहिए, कोई और को वो राइट नहीं मिलेगा। ये होता है कॉपीराइट, कोई और उस चीज़ को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। हाउएवर अगर वो बुक है, इमेजिन इसको ऐसे समझाती हूँ, अगर कोई बुक है, ठीक है, किसी ने ये बुक पब्लिश करी, ये ए बंदा है, इसने ये बुक पब्लिश करी, तो बी इसको पब्लिश नहीं कर सकता, बट बी ना इस बुक को पढ़ के इसका आइडिया ले सकता है। ठीक है, और उस आइडिया को वो यूज भी कर सकता है। तो कॉपीराइट प्रोटेक्शन देते हैं सिर्फ पब्लिकेशन से। ठीक है, किससे देता है? कि कोई पब्लिकेट ना कर पाए, रिप्रोड्यूस ना करे उसका वर्क। और उसके अलावा इट डजेंट प्रिवेंट, डजेंट है वर्ड, फ्रॉम अनदर पर्सन यूजिंग आइदर द आइडिया और द इंफॉर्मेशन। ठीक है, आइडिया और इन्फॉर्मेशन दूसरा पर्सन यूज कर सकता है। जैसे बायोटेक में इसका एग्जांपल क्या रहेगा कॉपीराइट के लिए? डीएनए सीक्वेंसेस का कॉपीराइट होता है। डीएनए सीक्वेंसेस क्रिएट हुई है किसी के लिए, हमें पता है कि हाँ इस चीज़ के लिए ये वाला सीक्वेंस वेरी कर है, उसने ये उसका आर्ट है ना, उसने बनाया है। ठीक है, उसने पता लगाया है, उसने बनाया, ये इसका आर्ट है। तो वो सीक्वेंसेस क्या हो गए? AGCT का जो सीक्वेंस है ये एक कॉपीराइट है। कॉपीराइट गिव ऑथर एक्सक्लूसिव राइट, ये हमें पता चल गया क्या एक्सक्लूसिव राइट है, कि कोई भी उसका वर्क कॉपी नहीं कर सकता। ठीक है, पब्लिश नहीं कर सकता अनऑथराइज मैनर में। कॉपीराइट प्रोटेक्शन बिगिन एट वेरी मोमेंट एट द वर्क क्रिएटेड एक्सटेंडली। कॉपीराइट ना बिल्कुल शुरू में ही शुरू हो जाता है, लागू हो जाता है। क्यों? देखो, एक कॉपीराइट एक ऐसी चीज़ है जिसका ना मेनली रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम किसी के भी पीछे ऐसे सी लगा देते हैं ना, ये सी वाला मार्क सिंबल, तो कॉपीराइट हो ही गया। और कॉपीराइट किसके लिए होता है? ऐसा कोई भी आर्टिस्टिक वर्क जो एक टेंजिबल फॉर्म में हो, जिसको मेजर नहीं कर सकते, जिसको हम फिजिकल प्रेजेंस उसकी नहीं हो। ठीक है, पैरामीटर से, फिजिकल पैरामीटर से मेजर नहीं कर सकते उन चीज़ों को। कॉपीराइट प्रोटेक्शन देता है उस वर्क को, जो उसका ओरिजिनल क्रिएटर है उसके वर्क को कॉपीराइट से प्रोटेक्शन मिलता है, क्रिएटर के वर्क को। ठीक है, कॉपीराइट प्रोटेक्ट द फ्लोइंग राइट्स। कॉपीराइट में दो राइट आते हैं, दो टाइप के राइट। जैसे पहला है हमारा इकोनॉमिक राइट और दूसरा है मॉरल राइट। इकोनॉमिक राइट नाम से ही पता चल रहा है इकोनॉमिक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल की बात हो रही होगी। ऐसा राइट जो ऑथर को फाइनेंशियली कुछ रिवॉर्ड करे, जैसे वो उसको प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, कॉपीज बना सकता है, सेल भी कर सकता है। इसको ये सब करने से, सेल करने से, प्रोड्यूस करने से पैसे मिलेंगे। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकता है, उस वर्क से डेरिवेटिव भी ड्राइव कर सकता है, उस वर्क को पब्लिकली डिस्प्ले कर सकता है, उस वर्क को या अपने राइट को वो सेल भी कर सकता है, किसी और को असाइन कर सकता है, और वीडियो और रेडियो के थ्रू वो ट्रांसमिट कर सकता है अपना वर्क। जब ये सब वो करेगा पब्लिक में आ जाएगा, और पब्लिक में उसकी डिमांड आ जाएगी, किसी बुक की डिमांड आ जाती है, तो ऑथर है जो या क्रिएटर है उसको जाके फाइनेंशियली बेनिफिट होता है। मॉरल राइट्स क्या होते हैं? इमेजिन उसने ये वर्क सेल करा है, अब बाहर जाके ना क्या होगा? मॉरल राइट है कि मैं, अगर मैंने देख लिया जैसे कोई कार्टून करेक्टर बना था, उसने ये बनाया, उसका आर्ट ये है, अब मैं जाके ना इसको ऐसे नहीं कर सकती, मैं सोच रही पिंक लाइन की जगह ब्लू आ जाए, तो ये मैं चेंज नहीं कर सकती। ये इसका मॉरल राइट है उस ऑथर के लिए। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ नॉन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अगर कोई ऐसी चीज़ है, इमेजिन मैंने ना ऐसे बनाया कार्टून और ये चला मार्केट में, लेकिन किसी ने आके ना इसको ऐसे और ऐसे कर दिया और ऐसे ऐसे कर दिया, फनी करेक्टर बना दिया, ये और भी चल रहा है, अब इसमें मुझे तो कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा ना। तो ऐसे जो नॉन इकोनॉमिक इंटरेस्ट के काम है उससे रिलेटेड, जो ओरिजिनल क्रिएटर का वर्क था उससे रिलेटेड, अगर उसमें किसी ने अल्टरेशन करी है ना, उस चीज़ को रोकने के लिए आते हैं हमारे मॉरल राइट। ठीक है, तो मॉरल राइट क्या होता है? प्रोटेक्शन ऑफ नॉन इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ ऑथर, फॉर इंस्टेंस राइट टू पोज, वो रोक सकता है कि ये नहीं करना अल्टर, या फिर राइट टू क्लेम कि ये मेरा है, इसमें तुम नहीं कर सकते। तो इसमें किस तरह के राइट आएंगे? राइट ऑफ पैटर्निटी, ये बताता है ऑथर की ऑनरशिप, जितना मर्जी ऑथर उसको बेच ले या कुछ भी कर लेना, और ऑनरशिप किसकी रहने वाली है? ऑथर की रहने वाली है हमेशा।
राइट टू इंटीग्रिटी टू प्रिवेंट अल्ट्रेशन, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, बदलाव नहीं कर सकता। राइट ऑफ रेट्रैक्शन, रेट्रैक्शन का मतलब क्या है, जिस पब्लिकेशन में अपने यहाँ उसने वो कार्टून दिया ना, वो कभी भी उसको विड्रॉल कर सकता है, ये उसके पास राइट है, ये इसके मॉरल राइट्स है कि इसने इसको ये दिया है, अगर किसी ने उसने उसको किसी को बेच दिया है या वो पब्लिकली डिस्प्ले कर सकता है, वो कभी भी चाहे वो वापस ले सकता है, कभी भी चाहे वो अल्टर के लिए रोक सकता है, ठीक है, और चाहे तो बस वही अल्टर कर सकता है। पैटर्निटी हमेशा ऑनरशिप उसकी रहेगी क्योंकि उसका क्रिएट करा हुआ था, अगर ये आता ही ना मार्केट में तो इसको कोई मॉडिफाई कैसे करता, तो क्रिएटर पे जाएगा। ये हो गए मॉरल राइट्स। कॉपीराइट वर्क प्रोटेक्शन किसको कैसे देते हैं, जैसे लिटरेरी वर्क है कोई हमारा, नॉवल, प्ले, पोएम, न्यूज़पेपर, अब ये पता होनी चाहिए कोई नॉवल लिखा गया बुक है, लिटरेरी वर्क है। प्ले है वो भी लिटरेरी वर्क है, प्ले पढ़ के प्ले शुरू करते हैं ना, पोएम से लिटरेरी वर्क है। न्यूज़पेपर आर्टिकल लिटरेरी वर्क है कि उसने किसी ने उस चीज़ को किस तरीके से पेश करा है न्यूज़पेपर में। तो ऐसी चीज़ पे कॉपीराइट कैसे लगता है, वो जिसने भी वो चीज़ करी है ना, जो ऑथर है उसकी पूरा लाइफ टाइम के लिए वो अवेलेबल रहता है, प्लस अगर उसकी डेथ हो गई ना, उस डेथ के 60 ईयर्स बाद तक भी वो कॉपीराइट रहता है लिटरली वर्क पे। कंप्यूटर डिज़ाइन, डाटाबेस, सिनेमेटोग्राफी जैसे फिल्म हो गया, कोरियोग्राफी या कॉम्पोजिशन, इसमें सिर्फ 60 ईयर्स तक रहता है पब्लिकेशन के, क्योंकि फिल्म एक टाइम के बाद आम हो जाती है ना, सबको ही पता होती है। आर्टिस्टिक वर्क, स्कल्पचर एंड मॉन्यूमेंट्स, ड्राइंग एंड पेंटिंग, फोटोग्राफ्स, ये इसका ना एक ऐसे भी समझा सकती हूँ कि इसमें सिर्फ 60 ईयर्स की रहता है, इसमें लाइफ टाइम के साथ 60 और इसमें सिर्फ 60 क्यों। एक बुक आई है 10th क्लास की सीबीएसई की बुक है, एनसीईआरटी है मतलब, ठीक है, एनसीईआरटी है 10th की। इस साल जो बच्चा 10th में चढ़ेगा वो भी वो बुक खरीदेगा। 2002 में जिसने करा उसने भी खरीदी, 3 में आया उसने भी खरीदी, 4 में आया उसने भी खरीदी, ये तो हमेशा चलते ही रहेगा ना सालों साल, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होने वाली है। तो ये लाइफ टाइम ऑथर की और उसके 60 ईयर्स के बाद भी, डेथ के बाद वो काम तो चलता रहेगा। फिल्म एक बार आई, अच्छा खासा 10-12 साल चली, उसके बाद बस ना, कौन देखेगा बार बार, इसलिए 60 ईयर्स बहुत है उसके लिए, कॉपीराइट के लिए। आर्टिस्टिक वर्क जैसे स्कल्पचर एंड मॉन्यूमेंट हमेशा रहने वाले, ड्राइंग एंड पेंटिंग उसकी वैल्यू हमेशा होती है, हमेशा खरीदी जाती है। फोटोग्राफ्स ये लाइफ टाइम और 60 ईयर्स आफ्टर द डेथ। आर्किटेक्चर एडवर्टाइजमेंट में मैप और टेक्निकल ड्राइंग्स आ जाएंगी, उस पर भी कॉपीराइट रहता है अच्छा खासा लाइफ टाइम वाला। टर्म ऑफ कॉपीराइट, टर्म ऑफ मतलब टर्म का मतलब टेन्योर है, कितने टाइम पीरियड के लिए रहेगा, एक्सटेंड हो सकता है लाइफ टाइम प्लस 60 ईयर्स, और किस पे हो सकता है वो, लिटरली वर्क पे, म्यूजिकल आर्टिस्टिक वर्क पे, बस और किसी पे नहीं। लॉ रिलेटेड टू कॉपीराइट, अब कॉपीराइट से रिलेटेड एक लॉ आता है, हमने वो देख लिया ना टाइम, एक तो है लाइफ प्लस 60 ईयर्स और एक है सिर्फ जब वो पब्लिकेशन है उसके 60 ईयर्स तक। अच्छा, अब हम क्या देख रहे हैं, लॉ रिलेटेड टू कॉपीराइट, कौन कौन से लॉ कॉपीराइट से रिलेट करते हैं। अगर हम नेशनल और इंटरनेशनल वर्सेस देखें ना, तो कोई भी एक सिंगल इंटरनेशनल कॉपीराइट नहीं है पूरे वर्ल्ड के लिए, हर कंट्री का अपना अपना अलग कॉपीराइट एक्ट वो होता है, रूल। तो कॉपीराइट एक्ट जो इंडिया में आया था 1957 में, अब एक ये टर्म आ गई, फर्स्ट चैप्टर में हमने वो वाला पढ़ा था ना, सेक्शन 47 समथिंग, जिसमें वो आया था आईपीआर के लिए आया था, ऐसे यहाँ पे भी है, ये लास्ट में एक लिस्ट दे दूंगी जो हर चैप्टर्स को रिलेट कर रही होगी। सेक्शन 51 में कॉपीराइट एक्ट जो आया था, मतलब कॉपीराइट एक्ट सेक्शन 51 के अंडर आता है, तो इस कॉपीराइट एक्ट में जो कि एक लेजिस्लेशन है, कार्य करता हूँ, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग में क्या कहा गया था, इस एक्ट में क्या था, कुछ ऐसे रूल्स थे जो रेगुलेट करेंगे कॉपीराइट रिजीम को इंडिया में, जैसे कि कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन होना। अभी जो मैंने वर्ड बोला था ना कि रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, हाँ वो जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हम रजिस्ट्रेशन करा देते हैं तो ये एक्स्ट्रा लेयर हो जाएगी प्रोटेक्शन की। एक्स्ट्रा लेयर का मतलब क्या है वो भी मैं भी बताऊंगी। पब्लिकेशन टर्म, देखो रजिस्टर कराया, फिर पब्लिकली डिस्प्ले करा अपना वर्क, फिर उसका टर्म आ जाएगा कॉपीराइट का, कितने टाइम के लिए, असाइनमेंट और लाइसेंस ऑफ कॉपीराइट की ऑथरशिप मिल जाएगी। स्पेशल राइट फॉर ब्रॉडकास्टिंग, उसको वो कहीं पे भी डिस्प्ले कर सकता है, रेडियो और ऑडियो वीडियो के थ्रू ट्रांसमिट कर सकता है। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट एंड रेमेडीज देयरफॉर, अगर किसी ने कॉपीराइट का वायलेशन करा है ना, इन्फ्रिंजमेंट का मतलब होता है कोई भी उल्लंघन करना, वायलेट करना लो। अगर किसी, मैंने गुची का बैग, गुची वाले है जो, उनका जो साइन है जीसी वाला, ठीक है, तो जो वो साइन है ना, वो सिंबल है, वो किसी और पर्स के ऊपर लगा दे तो ये इन्फ्रिंजमेंट हुई ना, ये वॉयलेशन हुआ ना लाका। कॉपीराइट के अकॉर्डिंग तो सिर्फ वही यूज़ कर सकते थे सिंबल, बट लोकल जगह भी मिलते हैं जो सस्ते सस्ते मिलते हैं, डुप्लीकेट कॉपी होती है। तो वो कोई पकड़ा गया तो उसके लिए रेमेडीज़ भी है, मतलब रेमेडीज़ का मतलब क्या है कि उसको कोई ना कोई पनिशमेंट मिलेगी, उसका कोई ना कोई सोल्यूशन होने वाला है इस चीज़ का, अगर इसने क्लेम कर दिया तो। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉपीराइट अथॉरिटीज़ एंड कॉपीराइट सोसाइटी, आने वाले टाइम इस एक्ट के अंदर क्या हुआ था, कॉपीराइट के ऑफिस बने थे, कॉपीराइट की सोसाइटी बनी थी, ठीक है, और इंटरनेशनल कॉपीराइट ये इसी में है। उसके बाद कॉपीराइट एक्ट जो है हमारा 1957, ये किसके साथ लाई करता है, कंप्लेंट विद इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड कंप्लाइंट है वो, इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड ट्रीटीज, इसका मतलब लाई करना। जो कॉपीराइट एक्ट है वो इसके साथ मिलकर चलता है, इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड ट्रीटीज के थ्रू ही बना है, इसी के थ्रू आया है। तो ये कौन कौन सी इंटरनेशनल कन्वेंशन थी जिसके तहत कॉपीराइट एक्ट आया हमारे पास, बर्ने कन्वेंशन 1886, यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन यूसीसी 1951, 86, 51, एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड रिलेटेड आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स
ट्रिप्स एग्रीमेंट के तहत हमारे पास क्या आ गया था, हमारा अपना कॉपीराइट, ठीक है। इन 3 की वजह से ये इंटरनेशनल ट्रीटीज थी वो। अब इंडिया में जो कॉपीराइट एक्ट है इसके बारे में देखो तो फर्स्ट राइट आया था 1940 में, ये वही वाला है पेटेंट वाला। पहली बार राइट आया था आईपी के रूप में, कौन, पेटेंट, फर्स्ट पेटेंट था जो, ये तो आ गया। उसके बाद ये राइट आ गया कॉपीराइट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट राइट आया था 1940 में। ये जो एक्ट चला वो 1957 में चला। WEF क्या है, इफ विद इफेक्ट फ्रॉम इफेक्ट, मतलब इसका एनफोर्समेंट कब हुआ, 1958 में इफेक्ट में आ गया था ये चीज़। फिर इसकी अमेंडमेंट्स देखनी है, ये रही 83, 84, 92, 94, 99, 83, 84, 92, 94 एंड देन 99। जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें भी बता रखा है ये तो मैंने। 57 कैसे याद रखना था, पेटेंट वाले से, ठीक है, उसका था 1970, तो कॉपीराइट वाले का था ये। ट्रेडमार्क और पेटेंट का मिलकर बना था ना कॉपीराइट। और ये सारी उसकी अमेंडमेंट 83, 84, 92, 94 एंड 199। और लेटेस्ट जो अमेंडमेंट हुई है 2012 में हुई है, WTC एंड WPPT, ठीक है। इसमें ये क्या कहा गया है कि जैसे इंटरनेट पे भी हम अपना वर्क डाल देते हैं उसमें भी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। आजकल सब अपना वर्क वहीं तो दिखा रहे हैं, क्रिएटेड। और इसी इंडिया में जो कॉपीराइट बना था, अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, उसमें क्या क्या बना था, कॉपीराइट अथॉरिटीज़, जिसमें ऑफिस आगे जो रजिस्ट्रेशन के लिए, बोर्ड आगे जो रेगुलेशन के लिए, सोसाइटीज़ आगे जो एडमिनिस्ट्रेटिव डील करने के लिए होती है। इंट्रोड्यूस सिविल एंड क्रिमिनल रेमेडीज, ये सब हम ऊपर पढ़ चुके हैं। ये वाला इंडियन कॉपीराइट, एक मिनट, ये वाला इंडियन कॉपीराइट वाला, ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन। वो सेक्शन 51 था जब कॉपीराइट एक्ट वाला आया था, उसके अंदर सेक्शन 45 क्या कहता है कॉपीराइट एक्ट का, रेगुलेशन किस में थी हमारी, 51 में। सेक्शन 45 में क्या, कॉपीराइट एक्ट के बारे में, रजिस्ट्रेशन के बारे में बता रखा है। जो इस कॉपीराइट एक्ट का चैप्टर 13 है उसमें कॉपीराइट रूल्स के बारे में बता रखा है, जो 2013 में आया था, ठीक है। उसके बाद बर्ने कन्वेक्शन के अकॉर्डिंग ना रजिस्ट्रेशन की कोई नीड नहीं है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। जो कॉपीराइट है ना वो ऑटोमेटिकली एक्विटाइज हो जाता है क्रिएशन ऑफ वर्क के साथ। जैसे मैंने अभी ये वाला जो चैप्टर बनाया है और जब मैं ये डाल रही हूँ यूट्यूब पे, तो अगर मैं इसके आगे ऐसे लिख दूंगी ना, ये वाला मार्क लगा दूंगी, तो अपने आप कॉपीराइट होगी, मुझे रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये कॉपीराइट, ये 2023patentofficer.com, तो ये अपने आप क्या हो गया, इस मार्क की वजह से कॉपीराइट में आ गया। तो बर्ने कन्वेक्शन के अकॉर्डिंग क्या बोल रखा है उसने, रजिस्ट्रेशन की कोई नीड नहीं है, कॉपीराइट एक्विटाइज हो जाता है ऑटोमेटिकली क्रिएशन ऑफ वर्क के साथ, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन एज अ प्राइमर फेज, अगर किसी को जैसे फर्स्ट एड होता है ना, किसी भी मेन चीज़ से पहले फर्स्ट एड कर देते हैं तो भी चल जाता है हमारा काम। अगर कुछ खराब हुआ तो हम सबसे पहले ट्राई करते हैं प्राइमरी काम करना। तो ऐसी रजिस्ट्रेशन प्राइमर तौर के ऊपर प्राइम फेज क्या होगा, रजिस्ट्रेशन का या कॉपीराइट का सिंबल, जो कि ये है। और यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन ने 1952 में ये सिंबल दिया था, ठीक है। ये सारे जो ईयर्स है ना ये पता होने चाहिए, इसकी मैं लिस्ट क्लास में डाल दूंगी। उसके बाद आता है फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन। अगर हमें फिर भी रजिस्टर करना है तो कैसे करना है, जो कि 13 चैप्टर में बता रखा है कॉपीराइट के सेक्शन अंडर 45, ठीक है। फीस होगी, रजिस्ट्रेशन की फीस भरी, फिर एक वर्क के लिए ना एक एप्लीकेशन ही चलेगी एक वर्क रजिस्टर कराने के लिए। ओरिजिनल कॉपी भी चाहिए होती है, NOC की, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का एक कॉपी चाहिए होता है, एप्लीकेंट की साइन चाहिए होते हैं, ठीक है। फॉर्म 14 कॉपीराइट रूल्स को बताता है, 2 कॉपी चाहिए होती है वर्क की। उसके बाद इफ़ आर्टिस्टिक वर्क रिलेट टू गुड्स एंड सर्विस, अगर ये जो वर्क जिसको वो क्या कराना चाह रहा है कॉपीराइट, अगर वो गुड एंड सर्विस से रिलेट कर रहा है वो वाला वर्क, तो उसका एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है। सर्टिफिकेट क्या है, रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क से हमें एक सर्टिफिकेट चाहिए कि वो किसी भी और ट्रेडमार्क के आइडेंटिकल नहीं है या उसके डिस्क्रिप्टिव सिमिलर नहीं है, थोड़ा बहुत भी उसमें कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है जो सिमिलर हो किसी और ट्रेडमार्क के, ठीक है। तो ये जो ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में आया था उस वाले से रजिस्टर है उसके अंदर या नहीं, ये चेक करना है। और ये कहाँ से पता चलेगा, ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रार ऑफिस से, ये वाला सर्टिफिकेट चाहिए। और अगर वो डिज़ाइन है, आर्टिस्टिक वर्क गुड एंड सर्विस से रिलेट ना करके किसी को एक डिज़ाइन है, किसी चीज़ का मैप है, किसी चीज़ का टेक्निकल ड्राइंग है, ठीक है, कोई बिल्डिंग का डिज़ाइन है, नक्शा है ऐसे, तो एक एफिडेविट चाहिए। और एफिडेविट कहाँ से मिलेगा, डिज़ाइन हैज़न बीन रजिस्टर्ड, डिज़ाइन एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग वो किसी भी डिज़ाइन ऑफिस में या डिज़ाइन अथॉरिटी में रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। अब ये भी हो गया। अब क्या होएगा, अब नोटिस एक एप्लीकेंट को भेजे, नोटिस ऑफ एप्लीकेशन टू एवरी पर्सन, जिसने वो भरा है ना एप्लीकेशन, जो क्रिएटर है वो सबको क्या भेजेगा, अपनी एप्लीकेशन का नोटिस भेजेगा कि कोई क्लेम करना है तो कर सकते हैं, मतलब उसका वर्क अपना ओरिजिनल है। फिर 30 डेज़ के वेट करेंगे, ऑब्जेक्शन आया तो, नहीं आया तो आगे चलेंगे। और अगर आ गया ना ऑब्जेक्शन, तो जिसने ऑब्जेक्शन करा है तो ये जो ऑफिस है ना कॉपीराइट वाला अथॉरिटी है, ये लेटर भेजेगी दोनों पार्टीज को, एक तो वो जो क्रिएटर है और जिसने क्लेम करा ऑब्जेक्शन उठाया है, ठीक है। और उससे रिप्लाई मांगेगी, रिप्लाई आएगी तो हियरिंग होगी रजिस्ट्रार ऑफिस में और फिर प्रोसेस आगे चलेगा अगर सब कुछ सही रहा तो। और अगर ऑब्जेक्शन नहीं आया 30 डेज तक तो क्या होएगा,
जो एग्जामिनर उसको देख रहा है वो स्क्रूटिनाइजेशन करेगा उस एप्लीकेशन का, और अगर उसको कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं मिली, कोई ख़राब चीज़ नहीं मिली, कोई झोल फ्रॉड नहीं मिला, तो वो आगे बढ़ा देगा एप्लीकेशन को। और अगर मिल गया, नहीं मिला तो आगे एक्सेप्ट हो जाएगी, जैसे वो ऑब्जेक्शन के बाद सब कुछ हियरिंग होने के बाद एक्सेप्ट होगी थी। लेकिन अगर उसको डिस्क्रिपेंसी मिल गई तो वो एप्लीकेंट को लेटर भेजेगा और उससे रिप्लाई मांगेगा ये क्या है, और फिर से उसकी हियरिंग होगी, और हियरिंग होने के बाद पता चलेगा सही है तो एक्सेप्ट हो जाएगी। एक्सेप्ट होने के बाद रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। उसके अलावा एक यहाँ पे ये पता होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन करने के क्या मोड है, या तो पोस्ट कर दो, या ऑफिस में पर्सनली जाके विजिट करो, या ऑनलाइन कर दो। ऑनलाइन के लिए लिंक ये रहा। क्या लिंक है, www.http, वो तो हाइपरटेक्स्ट में आपको लैंग्वेज वो तो लगा देना, www.copyright.government.in/user-registration/frm login page.aspx। ये हो गया हमारा साइट ऑनलाइन के लिए। उसके बाद है अगला टॉपिक, काउंटरफिटिंग टू कॉपीराइट। काउंटरफिटिंग का मतलब होता है फ्रॉड, फॉल्सिफिकेशन। ठीक है। काउंटरफिटिंग मार्क, ये मैंने मार्क बताया था, जैसे ब्रांडेड बैग उसके फॉल्स लेबल यूज़ कर लेते हैं। काउंटरफिट प्रोडक्ट, हम आर्टिकल की गुच्ची का एक बैग ही बना देते हैं, उसका जैसे बेल्टों पे आता है ना, सिर्फ लेबल लगा देते हैं, ब्लैक कलर की पूरी बेल्ट होती है और उस पर गुच्ची वाला सिंबल होता है यहाँ पे बीच में। तो वो तो हो गया, सिर्फ हमने मार्क यूज़ करा है। एक मैंने पूरा बैग ही बना दिया गुच्ची वाला देख के, उसको डुप्लीकेट, वो हमने प्रोडक्ट आर्टिकल का ही कॉपी कर दिया। और अब ये कैसे पता चलेगा ये जो बैग वैग है ये आर्टिस्टिक वर्क में आता है कि नहीं? जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं, मतलब देखा होगा कि जब भी हमें कोई पीस पसंद आता है ना, हम उसको कहते हैं ये वाला आर्टिकल दिखा दो। तो आर्टिकल आर्ट से आ रहा है, और आर्टिस्टिक वर्क में आता है, और आर्टिस्टिक वर्क कॉपीराइट में आता है। ठीक है। तो पूरे आर्टिकल का कॉपी हो गया प्रोडक्ट में। इन्फ्रिंजमेंट, मिक्स इन्फ्रिंजमेंट मतलब क्या होता है, वॉलेशन, और कैसे मिक्स करके वॉलेशन किया है, लेबल भी यूज़ कर लिया और आर्टिकल भी यूज़ कर लिया। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट, अगर किसी और का वर्क हमने कॉपी कर लिया तो वो उसके कॉपीराइट का भी इन्फ्रिंजमेंट हुआ। जो उसको राइट मिल रखा था उसको भी कॉपी कर लिया तो हमने उसका भी इन्फ्रिंजमेंट कर लिया। अब इसकी रेमेडीज़ क्या, जो हमारे इंडियन कॉपीराइट राइट के अकॉर्डिंग है, मैंने लास्ट में बताया था ना कि इसके लिए रेमेडीज़ भी होती है, उसको देखा जाता है कि तो वो रेमेडी क्या है, सिविल रेमेडी या क्रिमिनल रेमेडीज़। सेक्शन 54 से 62 डील करते हैं सिविल रेमेडीज़ के लिए, और सेक्शन 63 से 69 डील करते हैं क्रिमिनल रेमेडीज़ के लिए। जो सिविल रेमेडीज़ आती है उसमें क्या आता है, इंजंक्शन, डैमेज अकाउंट्स, डिलीवरी ऑफ इन्फ्रिंजरी कॉपी और डैमेज फॉर कन्वर्जन। अगर सिविल रेमेडीज़ है तो इसमें क्या होएगा, जो भी उसने वो प्रोडक्ट बनाया है उसकी डिलीवरी रोक दी जाएगी, उससे आने वाला फंड रोक दिया जाएगा, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, उस प्रोडक्ट को, आर्टिकल को जो कॉपी है, और उसका डैमेज हो जाएगा। ठीक है। और इसका न्याय कहाँ होगा, जुरिस्डिक्शन होएगा इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्रिमिनल रेमेडीज़ में क्या आता है, अगर किसी ने क्रिमिनल ऑफेंस करा है पहली बार, किस चीज़ का, मतलब उसने कॉपी बना ली है, ठीक है, तो उसको इम्प्रिजमेंट मिलेगी 6 मंथ से 3 ईयर्स की भी मिल सकती है, 6 मंथ to 3 ईयर्स। और फाइन उसको भरना पड़ेगा 50K से 2 लाख तक। और अगर उसने एक के बाद सब्सिक्वेंटली कन्वेंशन हुआ, मतलब 2 बार हो गया, मतलब एक बार पहले भी वो गलती कर चुका है और अब भी कर रहा है, तो उसको 1 से 3 ईयर्स करना पड़ेगा। पहले 6 मंथ था ना, तो 1 से 3 ईयर्स रहेगा, और फाइन आ जाएगा 1 to 3 lakhs। ठीक है। बस यही था इसमें। अब ये वो लिस्ट दे दूंगी मैं जब सारे पेटेंट सब कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है।